एपिसोड 121 टू 130, अध्याय 121, 093 युवा की पहली मुलाकात, अक्षम्य रूप से दुष्ट _7। नूडल की दुकान जियांगजोउ नंबर 1 हाई स्कूल के पास थी और कई सालों से इसका इतिहास रहा है। इसकी कीमतें किफायती और असली स्वाद के कारण स्कूल के कई छात्र यहां आते थे। दुकान लगभग हमेशा खचाखच भरी रहती थी, इसलिए पुरुष वेटर कई छात्रों से परिचित था। वह देखने में थोड़ा नाजुक और स्वभाव से अच्छा था, इसलिए रोजाना कई लड़कियां उससे फ्लर्ट करती थीं। शियाओंग जी, इधर आओ, महिलाएं ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं, समूह में से एक लड़की ने हंसते हुए कहा। वेटर तुरंत मुड़ा और मुस्कुराते हुए उनकी मेज की ओर दौड़ा और चतुराई से एक छोटी नोटबुक और पेन निकाला। 5 कटोरे बीफ नूडल्स, नूडल्स के बिना सिर्फ बीफ। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, लड़कियों का एक समूह खिलखिलाकर हंसने लगा। किसी ने कहा, आहलिन, तुम हमारे शियाओदोंगजी को परेशान कर रही हो। क्या ये अभी भी बीफ नूडल्स हैं? तुम एक प्लेट बीफ क्यों नहीं मंगवा लेती? हाँ, हमारा शियाओदोंगजी बहुत ही कमजोर है। अगर तुमने उसे डरा दिया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यूनिया लड़कियों की खिलखिलाहट और चिढ़ाने की बातें सुनकर मुस्कुराया। नूडल्स चबाने योग्य और मुलायम थे, वास्तव में बहुत अच्छे थे। जब शियाओंगजी अंततः लड़कियों के चंगुल से बच निकला तो वे सभी इतनी जोर से हंस रही थीं कि वे आगे पीछे झुक रही थीं। अपने फोन से खेल रही एक लड़की ने अचानक कहा, वीबो पर देखो, कोई पुरुष देवता पर आत्म प्रचार का आरोप लगा रहा है और उसके पीछे कुछ ट्रोल्स उपद्रव मचा रहे हैं। उन्हें सचमुच लगता है कि वे हम प्रशंसकों को धमका सकते हैं। उसके शब्दों पर लड़कियों ने तुरंत अपने फोन निकाले, वेबो पर लॉग इन किया और अपने अनुयायियों से ट्रोल से लड़ने का आह्वान किया। एक लड़की ने कहा, हमारा पुरुष देवता आत्म प्रचार तक नहीं गिरता। उसका चेहरा, वह कहीं भी खड़ा हो सकता है और पूरी तरह से अचंभित करने वाला हो सकता है। बिल्कुल, ये नफरत करने वाले अंधे हैं। देखो, मैं उन्हें तब तक बुरी तरह पीटता हूं जब तक कि वे अपनी मां के लिए रोने न लगे, अपनी पैंट गीली न कर लें और डर के मारे अपने कवच उतार न दें। थोड़ी देर बाद एक लड़की अचानक बोली, सारे ट्रोल क्यों गायब हो गए? क्या उनका हृदय अचानक बदल गया है? आहलिन नाम की लड़की धीमी आवाज में बोली, क्या तुम लोगों ने कुछ नोटिस नहीं किया? लड़कियां एक साथ उसकी ओर देखने लगी। क्या पुरुष देवता ऑनलाइन बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन उस शुरुआती तस्वीर के अलावा क्या कोई और तस्वीर लीक हुई है? उनकी निजी जानकारी की तो बात ही छोड़िए। आजकल नेटिजन्स वाकई कुशल हैं और किसी को बेनकाब करना बहुत आसान है, लेकिन हमने पुरुष देवता का नाम तक नहीं देखा है। कुछ आमतौर पर शोर मचाने वाले मार्केटिंग अकाउंट्स ने चुप रहना ही बेहतर समझा है और अब तो ट्रोल भी गायब हो गए हैं। क्या यह असामान्य नहीं है? सभी ने सहमति में सिर हिलाया और एक स्वर में कहा, अब जब आपने इसका उल्लेख किया है तो यह अजीब है। आहलिन झुकी और रहस्यमय ढंग से फुसफुसाई, मैंने सुना है कि पुरुष देवता की पारिवारिक पृष्ठभूमि सरल नहीं है। एक अन्य लड़की ने एक क्षण सोचा और फिर कहा, वर्तमान मेयर का नाम भी यान है। यह इतना बड़ा संयोग नहीं हो सकता। उसने खुद को रोका और अपना मुंह ढक लिया। आहलिन ने उसे देखा, क्या ये स्पष्ट नहीं है? पूरा स्कूल जानता है कि वह मेयर का बेटा है। मैं कह रही हूं कि उसकी पृष्ठभूमि सिर्फ मेयर के स्तर तक ही सीमित नहीं है। लड़कियों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। मेयर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति, इतना शक्तिशाली अधिकारी कैसे हो सकता है? एक पुरुष देवता अच्छे कारण से ही पुरुष देवता होता है। वह न केवल अत्यंत सुंदर और बास्केटबॉल में महान होता है, बल्कि एक प्रभावशाली पारिवारिक पृष्ठभूमि वाला एक उत्कृष्ट छात्र भी होता है। उनके विस्मयकारी चेहरों को देखकर आहलिन ने आह भरी, तुम ये शियाओ को जानते हो, है ना? हमारे स्कूल की जानी मानी कैंपस सुंदरी, शेंगहुआ ग्रुप की बेटी। वह भी पुरुष देवता के पीछे भाग रही है, जो न केवल उसके अद्भुत आकर्षण मूल्य को प्रमाणित करता है, बल्कि क्या ये तुम्हें कुछ और भी नहीं बताता? लड़कियां असमंजस में दिखीं और एक साथ अपना सिर हिलाया। आहलिन इतनी हताश थी कि वह उनके सिर पर तमाचा मारना चाहती थी। ऐसे दिमाग के साथ वे बस पुरुष देवता के बारे में दिवास्वप्न ही देख सकते थे। शेंगहुआ ग्रुप की शुरुआत भले ही जियांगजोउ में हुई हो, लेकिन इसका मुख्यालय बहुत पहले कैपिटल सिटी में स्थानांतरित हो चुका है। उन्हें मेयर यान पर बिल्कुल भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। ये शियाओ, एक सच्ची अमीर और खूबसूरत लड़की, अपनी मर्जी से कोई भी प्रेमी चुन सकती है और हमारे पुरुष देवता ने हमेशा उसका तिरस्कार किया है। फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ी रही। इससे आपको क्या पता चलता है? एक स्वर में उन्होंने उत्तर दिया, पुरुष देवता इतने सुंदर हैं कि उनका आकर्षण मूल्य अद्भुत है। आहलिन ने अपना माथा पीट लिया। उसे एहसास हुआ कि स्वरों के झुंड के साथ इस बारे में चर्चा करना उसकी गलती थी। जब वे बातें कर रहे थे, उनके नूडल्स तैयार हो गए। वे खाते रहे और वीबो ब्राउज करते रहे। उनकी बातचीत पुरुष देवता से कहीं ज्यादा दूर नहीं गई। ऑनलाइन हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि यह पुरुष देवता कौन है। ऐसा लगता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं, न सिर्फ उसे रोज देखते हैं, बल्कि उसे बास्केटबॉल खेलते हुए, इतनी फुर्ती से उछलते हुए भी देखते हैं। बस इसके बारे में सोचकर ही मुझे खुशी होती है, उनमें से एक ने कहा। किसी ने उस पर ठंडा पानी फेंका। सबसे भाग्यशाली वे छात्र हैं जो कक्षा 2, वरिष्ठ वर्ष 3 के हैं, जो हर दिन एक ही कक्षा में पुरुष देवता के साथ अध्ययन कर सकते हैं। बास्केटबॉल कोर्ट और कैफेटेरिया में उसे देखने के अलावा उसे कहीं और देखने की कोशिश करना आसमान छूने से भी कठिन है। मैंने सुना है कि पहले साल में सोंग येरिन नाम की एक लड़की है जो पुरुष देवता की पारिवारिक मित्र है और दावा करती है कि वह उसकी बचपन की प्रेमिका है। ये किसी टीवी नाटक जैसा है। ऐसी लड़कियां आमतौर पर मंगेतर बन जाती हैं। अध्याय 122, 093 युवा की पहली मुलाकात, अक्षम्य रूप से दुष्ट _8। अरे, अगर वह योग्य है तो उसे पुरुष देवता के बारे में सपने देखने से पहले आईने में देख लेना चाहिए, किसी ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। कुछ लोगों की हिम्मत, मैंने हमेशा बचपन के प्रेमियों से सबसे ज्यादा नफरत की है। पुरुष देवता के इतने ऊंचे मानक हैं कि वह निश्चित रूप से उस पर दूसरी नजर भी नहीं डालेगा। किसी ने दुख जताया। आहलिन ने अचानक पूछा, तो आपको क्या लगता है कि पुरुष देवता के योग्य कौन है?
समूह चुप हो गया। वास्तव में इस संसार में किस प्रकार की लड़की वास्तव में पुरुष देवता के साथ खड़े होने के योग्य है? सोचने पर लगा कि ऐसा कोई था ही नहीं। ऐसा युवक जो धधकते सूरज की तरह दमकता हुआ उनकी दुनिया का सबसे जीवंत व्यक्तित्व था, उनकी आंखों में सबसे सुंदर और अद्भुत उपस्थिति। वे अपने पुरुष देवता को एक साधारण लड़की से कलंकित कैसे होने दे सकते थे? यह उन्हें पागल कर देगा। उसी समय एक लड़की वहां से गुजरी और दूसरी लड़की ने लापरवाही से उसकी ओर देखा। लड़की की आंखों में मुस्कान आ गई, हल्की सी मुस्कान उसे सुशोभित करती हुई एक गुजरते बादल की तरह वह दूर चली गई। लड़की पूरी तरह स्तब्ध होकर बिना हिले डुले अपने नूडल्स घुमाती रही। केवल ऐसी लड़की ही पुरुष देवता के योग्य होगी। आहलिन आश्चर्यचकित रह गई और उसकी निगाहों का पीछा किया, केवल एक फड़फड़ाते हेम की झलक पाने के लिए। यूनिया को पहले की लड़कियों की बातचीत याद आ गई। उनका पुरुष देवता यानसोंग होना चाहिए। बचपन से ही वह स्कूल में सबसे चर्चित व्यक्ति रहा था, सबसे सुंदर लड़कों की सूची में शीर्ष स्थान पर मजबूती से बना हुआ था और लगभग सभी छात्राएं उसकी बेवकूफ प्रशंसक थीं। उसकी एक तस्वीर को राष्ट्रीय पुरुष देवता की तरह पूजा जाता था और अगर वह शो बिजनेस में कदम रखता तो शायद देश भर के सभी उम्र के लोग उसकी प्रशंसक बन जाते। युवा यानसोंग में एक तरह का जादू, एक अंतहीन उत्साह और जीवंतता थी जिससे उसे देखने वाले को जीवन अद्भुत लगता था। चमक की तलाश लगभग एक स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। उसने आसमान की ओर देखा। सूरज की रोशनी के कारण उसे अपनी आंखें थोड़ी सी सिकुड़नी पड़ी। धूप में रहने के बावजूद उसके अंग ठंडे रहे। आगे जियांगजोहू नंबर 1 हाई स्कूल था और उसने कई छात्रों को स्कूल के गेट से प्रवेश करते और बाहर निकलते देखा। हवा लड़कियों की स्कूल यूनिफॉर्म की स्कर्ट को ऊपर उठा रही थी। ऐसे फड़फड़ाते और भावुक युवा हमेशा से उसके सपनों का हिस्सा रहे थे। उसके कदम स्वतः ही स्कूल की ओर बढ़ गए और तभी कुछ देखकर लड़कियों के समूह ने सामूहिक चीखें निकाली, जैसे किसी मूर्ति को देखकर उत्साहित प्रशंसक चीखें मारते हैं। यूनिया सहज रूप से अपनी राह पर रुक गई। लड़कियों की तीखी चीखों के बीच कई आकृतियां उभरी और बीच में चल रहा लड़का। एक क्षण के लिए सूर्य अत्यधिक गर्म हो गया। बिना कुछ सोचे समझे यूनिया बगल वाली गली में चली गई। म्याऊं, बिल्ली के बच्चे की आवाज उसके कानों में पड़ी। यूनिया ने ऊपर देखा और एक सफेद बिल्ली के बच्चे को कूड़ेदान के पास बैठे देखा जो अब पूरी तरह से गंदा हो गया था। एक छोटी सी पैच वाली बिल्ली की तरह लग रहा था। उसकी स्पष्ट आंखें मासूमियत से उसे देख रही थीं। पब फ्यूचर एड्स। यूनिया वहां गया और नीचे झुक गया। उसने देखा कि बिल्ली के बच्चे के पंजे से खून बह रहा था जो जमीन पर गंदे पानी के साथ मिल गया था, जिससे स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो रहा था। क्या तुम्हें चोट लगी? यूनिया ने उसे उठा लिया और बिल्ली के बच्चे ने बिना संघर्ष किए म्याऊं की। यूनिया ने उसके पैर की जांच की तो पाया कि उसके पंजे में कांच का एक टुकड़ा गहराई तक धंसा हुआ था, जिसका केवल एक कोना ही बाहर दिखाई दे रहा था तथा उसमें से बहुत अधिक खून बह रहा था, जिसे देखकर दिल दहल जाता था। बिल्ली के बच्चे ने 2 बार म्याऊं की। उसकी आवाज से उसका दर्द छिप नहीं रहा था। यूनिया ने बिल्ली के बच्चे के फर को धीरे से सहलाया। ये भाग्यशाली है कि तुमने मुझे पा लिया। बस चुपचाप खड़ी रहो और मैं तुम्हारे लिए कांच हटा दूंगी, ठीक है? बिल्ली के बच्चे ने फिर से म्याऊं की। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह आज्ञाकारी हो। यूनिया मुस्कुराई और अपने बैग से एक डिब्बा निकाला जो बहुत ही खूबसूरत था। उसे खोला तो उसमें एक बारीक नक्काशी वाला छोटा सा चाकू था जो आम चाकुओं से अलग दिख रहा था और ब्लेड और एंगल से बिल्कुल स्केलपेल जैसा लग रहा था। यूनिया ने चतुराई से चाकू को अपनी उंगलियों में घुमाया, जिससे देखने वाले चकित रह गए। बिल्ली का बच्चा सहज रूप से पीछे हट गया, लेकिन यूनिया ने मुस्कुराते हुए उसे सांत्वना दी। कांच गहराई तक धंसा हुआ है और अगर मैंने इसे लापरवाही से हटा दिया तो यह नसों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे तुम अपंग हो सकते हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं निक्स हूँ। अभी तक मेरी कोई सर्जरी असफल नहीं हुई है, इसलिए तुम कुछ ही समय में इधर उधर उछलने लगोगी। बिल्ली का बच्चा उसकी बातें समझे या नहीं, वह चुपचाप जमीन पर लेट गया। यूनिया ने उसके सिर को छुआ। इसमें कोई एनेस्थीसिया नहीं है, इसलिए इसे सहन करो। ये जल्दी खत्म हो जाएगा। जैसे ही वह बिल्ली के बच्चे के पंजे पर स्केलपेल दबाने वाली थी, अचानक एक गुस्से भरी आवाज आई। आप क्या कर रहे हो? जवानी से भरी उसकी आवाज कानों को आश्चर्यजनक रूप से सुखद लग रही थी। हालांकि लहजे से लग रहा था मानो वह कोई अक्षम्य कृत्य कर रही हो। वह आवाज जो बहुत ही परिचित थी सुनकर स्केलपेल पकड़े हुए उसका हाथ रुक गया। अध्याय 123 0941 अलग हो जाता है और व्यापक हो जाता है, प्रत्येक को अपना आनंद मिल जाता है। यूनिया ने अपना सिर नहीं घुमाया, बस एक पल के लिए रुकी और उसका चाकू बिना किसी हिचकिचाहट के गिर गया। अगले ही क्षण एक काली परछाई तेजी से आई और बिल्ली के बच्चे को उसकी पकड़ से छीन लिया। यूनिया ने अपनी नाक को थोड़ा सा हिलाया क्योंकि हवा की गंध से सुगंध का झोंका आया, जैसे सूरज की रोशनी और घास की गंध एक साथ मिल गई हो, जो नाक के लिए सुखद थी। यानसोंग को माइसोफोबिया की गंभीर समस्या थी जो लगभग पैथोलॉजी की स्थिति तक पहुंच गई थी। वह बिना हिले डुले बैठी थी, उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, वह कुछ हद तक चुप दिख रही थी। युवक ने बिल्ली के कानों को पकड़ लिया, उसे ऊपर उठाया और भौहें चढ़ाकर उसकी जांच की। पैर रखने की जगह न मिलने पर बिल्ली का बच्चा हताश होकर अपने अंगों को हिलाने लगा। छी, बहुत गंदी। उसके स्वर में तिरस्कार साफ झलक रहा था। उसने अपनी भौहें चढ़ाकर जमीन पर बैठी लड़की की ओर देखा। अरे, तुम कौन सी क्लास से हो? स्कूल में प्रतिबंधित ब्लेड लेकर जाना, इतनी छोटी लड़की और फिर भी एक बिल्ली के बच्चे के साथ इतनी क्रूरता। क्या तुम मानसिक रूप से बीमार हो? आवाज बहुत घमंडी और तीखी थी। यूनिया धीरे से खड़ी हो गई, अपना सिर उठाने की जल्दी में नहीं बल्कि इत्मीनान से अपने कपड़ों के किनारे को सीधा करते हुए, यहाँ तक कि सबसे सरल हाव भाव में भी एक अवर्णनीय लालित्य के साथ। ये देखकर युवक की भौहें और गहरी हो गईं। तुम बहरे हो या गूंगे? क्या तुमने सुना नहीं कि मैं तुमसे पूछ रहा था? यूनिया की भौहें हल्के से सिकुड़ गईं, फिर भी उसने ऊपर नहीं देखा। उसकी आवाज धीमी थी। मैं बहुत सामान्य हूँ।
लड़की की आवाज हवा में झंझनाती पवन घंटियों की तरह मधुर लग रही थी, तीखी और सुखद, साथ ही एक उदासी नाल से भी, मानो उसे सुनते ही शरीर में बिजली की धाराएं दौड़ रही हों। यानसोंग अचंभित होकर रुक गया। युवा लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाया। सूर्य आकाश से तिरछा चमक रहा था, इतना चकाचौंध कि अवचेतन रूप से आंखें सिकोड़ने को मजबूर हो जाना पड़ता था। सूरज के नीचे खड़ी होकर वह कोमल प्रकाश की एक परत में लिपटी हुई थी। उसकी त्वचा सूर्य के प्रकाश में लगभग पारदर्शी थी। उसकी जेट काली चमकदार आंखें एक सौम्य चमक के साथ झिलमिला रही थीं, जैसे विशाल तारों वाला आकाश गहरे समुद्र की तरह रहस्यमय, आत्माओं को निगलने की शक्ति रखती हुई। जो भी उसे देखता था उसे उस रहस्यमय और गहन दुनिया में डुबो देती थी। जब तक यानसोंग को एहसास हुआ कि वह घूर रहा था, उसने अपनी नजर उसके पीछे कूड़ेदान की ओर घुमा ली और फिर घृणा से वापस उसकी ओर मुड़ गया। तो आखिरकार गूंगा नहीं। उसके पतले होंठ ठंडे चाप की तरह मुड़े हुए थे, जो उस सुंदर चेहरे पर सांस रोक देने वाली ठंडक के कुछ स्पर्श जोड़ रहे थे। उसके आड़ू के फूल जैसी आंखें उपहास प्रकट कर रही थीं, उसकी ठुड्डी गर्व से उठी हुई थी। यानसोंग दूसरों के सामने खुशनुमा और मिलनसार दोशरहित, उनके पीछे यानसांग, उसकी हड्डियों के भीतर का सार समय के साथ नहीं खोया था, शरारती रूप से बुरा और अहंकारी रूप से उतावला, अभी भी बिल्कुल वैसा ही जैसा वह बचपन में था। यूनिया ने धीरे से आह भरी, उसकी आंखें उसकी गिरफ्त में निराशा में रो रहे बिल्ली के बच्चे के लिए दया से भर गईं। तुम तो इसका गला घोंटने वाले हो, उसने कहा। यानसोंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ये तो चाकू से वार करके मार डालने से भी बेहतर है। तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इस लड़की ने स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी। क्या तुम नंबर 1 हाई स्कूल की छात्रा नहीं हो? नहीं। यूनिया ने उसकी ओर देखा। अगर तुमने इसे जल्दी नहीं छोड़ा तो ये सचमुच गला घोंट कर मार दिया जाएगा। लड़की की आंखों में चिंता सच्ची लग रही थी और यानसोंग ने अनजाने में अपनी पकड़ ढीली कर दी। बिल्ली का बच्चा अचानक जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन यूनिया तेजी से उसे पकड़ने के लिए नीचे झुकी और खुशकिस्मती से बिल्ली के जमीन से छूने से ठीक पहले उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। बिल्ली का बच्चा यूनिया के आलिंगन से लिपट गया और दयनीय ढंग से म्याऊं म्याऊं करने लगा, मानो उसके साथ कोई गंभीर दुर्व्यवहार हुआ हो। यूनिया ने उसे शांत करने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। शायद ये यूनिया की कोमल आभा थी, जिसके कारण बिल्ली के बच्चे को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ और वह धीरे धीरे शांत हो गया तथा उसकी बाहों में आराम से बैठ गया। यानसोंग ने भौहें चढ़ाई। क्या ये बिल्ली बीमार थी, जो उस आदमी के इतने करीब आ गई जिसने इसे लगभग मार ही डाला था? क्या उसे पता था कि उसने उसे बचाया था? उसने बिल्ली को घूर कर देखा, जो घबरा गई और जल्दी से यूनिया के आलिंगन में सिमट गई। अभी सर्जरी का सही समय नहीं था। बिना एनेस्थीसिया, एंटीसेप्टिक या पट्टियों के जल्दबाजी में ऑपरेशन करने से संक्रमण हो सकता था, जो अपंग होने से भी बदतर हो सकता था। इसके अलावा यानसोंग के हस्तक्षेप ने आगे बढ़ने की सारी संभावनाएं खत्म कर दी थीं। यूनिया ने कुछ नहीं बताया और बिल्ली के बच्चे को गोद में लिए हुए ही जाने को तैयार हो गई। यानसोंग ने सहज ही हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके कोमल स्पर्श ने उसे क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया, लेकिन जैसे ही यूनिया की स्पष्ट आंखें उसकी आंखों से मिली, उसने झट से उसे छोड़ दिया। क्या तुम घबरा कर भाग रहे हो, या फिर बिल्ली के बच्चे को फिर से नुकसान पहुंचाने के लिए कोई सुनसान जगह ढूंढने की योजना बना रहे हो? उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। यूनिया अब उससे उलझना नहीं चाहती थी। उसने उसे पहचाना नहीं था। शायद यही बेहतर था कि बात को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, जो वाकई बहुत अच्छा था। इस जीवन में प्रत्येक का अपना मार्ग है। हम एक दूसरे के प्रति कुछ भी ऋणी नहीं है। आइए हम अपनी खुशियों को अलग अलग बढ़ाएं। अध्याय 124 094 एक अलग होता है और बड़ा होता है, प्रत्येक अपना आनंद पाता है। _2 आंखें जो देखती हैं, जरूरी नहीं कि वह सच हो। क्या मैं सचमुच किसी मनोरोगी जैसी दिखती हूँ जो जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करती है? लड़की ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, जो धूप में अविश्वसनीय रूप से कोमल और प्यारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका किसी मनोरोगी से कोई संबंध नहीं है। यानसोंग ने अपनी तलवार जैसी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाई। उसे ऊपर से नीचे तक देखा। दिखने में धोखा हो सकता है। यूनिया ने उसकी ओर देखा। उसके होठों पर एक मुस्कान थी और किसी कारण से इस मुस्कान ने यानसोंग को थोड़ा अजीब सा महसूस कराया। अगले ही पल लड़की के हाथ में अचानक एक चाकू आ गया। उसकी पतली उंगलियां उससे कुशलता से खेल रही थीं। धार की ठंडी और तीखी नोक उसकी फुर्तीली उंगलियों के बीच तेजी से घूम रही थी, देखने वालों को चकाचौंध कर रही थी और उन्हें डर लग रहा था कि कहीं एक छोटी सी चूक से उसकी अपनी त्वचा में छेद न हो जाए। यानसोंग की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम चाकू इतनी आसानी से संभालते हो और तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम मनोरोगी नहीं हो? अचानक यूनिया उसके पास आ गई और यानसोंग, जिसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी इतनी पास आ जाएगी, सहज ही पीछे हट गया। उसकी पीठ दीवार से जोर से टकरा गई। अगले ही पल लड़की आगे बढ़ी। चाकू की बर्फीली धार उसके चेहरे पर दब गई। उसकी नजर उसके खूबसूरत कोमल मुस्कुराते चेहरे पर टिक गई। अगर मैं मनोरोगी होता तो सबसे पहले मैं तुम्हारी देखभाल करता। अच्छी त्वचा। क्या तुम्हें सजा देने का कोई पुराना तरीका पता है? ये खास तौर पर बेहद दुष्ट लोगों के लिए बनाया गया था, जिसमें व्यक्ति को जमीन में गाड़ दिया जाता था, उसके सिर में चीरा लगाया जाता था और फिर उसमें पारा डाल दिया जाता था। पारा इतना भारी होता है कि वह नीचे धंसता रहता है। व्यक्ति बेतहाशा दर्द से तड़पता रहता, लेकिन पूरा शरीर दबे होने पर वह कैसे तड़पता? आखिर में उसकी त्वचा आजाद हो जाती और उसकी खाल सलामत रह जाती, जबकि व्यक्ति जिंदा रहता। सिर्फ इसी तरह उस सुंदरता को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जा सकता था। न कभी बूढ़ा होने दिया जाता और न ही समय के साथ बेरहमी से निगला जाता। लड़की की मधुर आवाज मनमोहक संगीत की तरह थी, फिर भी जो शब्द निकले वे हड्डियों तक सिहरन पैदा करने वाले थे। विशेष रूप से यह चरम विरोधाभास सिर में झुंझुनी पैदा कर देता है। तुम उसके चेहरे को अपने सामने बड़ा होते देख यानसोंग ने अपने दांत भींच लिए। खुद को ये कहने से नहीं रोक सका, तुम पागल हो।
यूनिया ने भौहें चढ़ाई। पागलपन एक विक्षिप्त रोग है जो चेतन मन के नियंत्रण से परे है, जबकि मनोरोग एक जैविक शब्द है, एक प्रकार का व्यक्तित्व विकार। मनोरोगी हत्या करते समय बहुत सचेत रहते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, जबकि मैं अभी बहुत सचेत हूँ। यूनिया की आंखें चमक उठी। तो बताओ, क्या मैं पागल हूँ या मैं मनोरोगी हूँ? जिस तरह से उसने ये प्रश्न पूछा वह बहुत उत्तेजक था। यानसोंग की निगाहें गहरी हो गईं, मानो कोई गहरा तालाब हो। यूनिया अचानक चौंक गई और ध्यान भटकने के एक पल में उसकी कलाई अचानक पकड़ ली गई। वह दर्द से कराह उठी और चाकू जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल उसका शरीर पलट गया और दीवार से जोर से टकराया। लड़के ने एक हाथ से उसकी कलाई पकड़ रखी थी, जबकि दूसरा हाथ दीवार से टिका हुआ था। उसका लंबा शरीर उसके ऊपर मंडरा रहा था, जिससे आकाश लगभग धुंधला हो रहा था। उसकी तीव्र मर्दाना गंध एक अनोखी युवा सुगंध के साथ मिलकर लहरों की तरह उसके नथुनों में घुस गई। एक पल के लिए यूनिया की दिल की धड़कनें अस्त व्यस्त हो गईं। वह अपने आप पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने अपना सिर उठाकर चुपचाप उसकी ओर देखा। एक मनोरोगी को उकसाने का परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। वह घातक शांति, मृत सागर की खामोशी की तरह अत्यंत क्रूर थी। यानसोंग के होंठ आधी मुस्कान में मुड़ गए। उसकी नजर उसके चेहरे पर टिक गई। पास से देखने पर लड़की के चेहरे के भाव इतने बेदाग थे कि आलोचना करने लायक कुछ भी नहीं था, मानो ईश्वर ने उसे बड़ी बारीकी से गढ़ा हो। उसकी खूबसूरती बेमिसाल थी। उसके दिमाग में कुछ कौंध गया, जो इतनी तेजी से हुआ कि वह उसे पकड़ नहीं सका। उसने ज्यादा गहराई से न सोचने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे लगा कि उसे इस लड़की को सबक सिखाना चाहिए, अन्यथा इतने अहंकार के साथ वह बस यही मान रही थी। क्या ऐसा है? मैं देखना चाहता हूँ कि यह कितना भयानक हो सकता है। छोटी बहन, तुमने मेरा ध्यान सफलतापूर्वक आकर्षित कर लिया है। ये सुनकर यूनिया जोर से हंस पड़ी। कितना बेतुका वाक्य था, और उसे कहने की हिम्मत भी थी। क्या उसने बहुत ज्यादा समय एक ही ऊंचे स्थान पर बिताया था, ये सोचकर कि वह एक फूल है जिसे सब प्यार करते हैं? वह शानदार मुस्कान सूरज से भी अधिक चमकदार थी, जिससे यानसोंग के मन में अवचेतन रूप से उसकी मुस्कुराहट की नकल करने का विचार आया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह किस बात पर हंस रही थी और उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। क्या ये सचमुच इतना मजेदार है? यूनिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखें खुशी से भर आई जब उसने उसकी ओर देखा। यह मुझे उन घटिया आइडल ड्रामा के दिमागहीन पुरुष नायक की याद दिलाता है, जो इतना घमंडी होता है कि सोचता है कि पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है। यून मियाओ को टीवी देखना बहुत पसंद था। हालांकि वह सुन नहीं सकता था, फिर भी वह बड़े चाव से देखता था। उसे कंट्री हुआ के स्कूल आइडल ड्रामा बहुत पसंद थे, जैसे घिसा पिटा, ओवरबियरिंग स्कूल प्रिंस फॉल्स फॉर मी। एक बार वह कुछ मिनटों के लिए यून मियाओ के साथ गई थी, लेकिन उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और जल्द ही भाग गई। अध्याय 125 094 एक अलग होता है और बड़ा होता है, प्रत्येक अपना आनंद पाता है _3। अभिनय इतना अजीब था कि वह लगभग स्क्रीन से बाहर ही गिर गया। यानसोंग का चेहरा कुछ काला पड़ गया। तुम्हारा क्या मतलब है? यूनिया ने अपने होंठ थोड़े से सिकुड़े। मानव भाषा समझ नहीं सकती। बहुत बुरा हुआ। कुछ शब्द ऐसे हैं जो मैं केवल एक बार कहती हूँ। अगर तुम समझ नहीं सकती तो बेहतर होगा कि तुम अपनी समझ में सुधार करो। यानसोंग की तलवार जैसी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। उसकी नजर यूनिया पर इतनी तीव्र थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे खा जाना चाहता हो। उसने एक गहरी सांस ली और अचानक उसके होंठ एक ठंडी मुस्कान में बदल गए। कितनी तीखी जीभ वाली छोटी लड़की है। मेरे सबसे बड़े युवा मास्टर यान, मैं आपको बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। आप यहाँ क्यों छिपे हैं? अचानक पास ही से एक युवा लड़के की हैरान आवाज आई। लगभग अवचेतन रूप से यानसोंग ने यूनिया के सामने कदम रखा, उसे अपने पीछे की जांच करने वाली आंखों से बचाते हुए। दोनों इतने करीब थे कि वे एक दूसरे की खुशबू साफ महसूस कर सकते थे। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दूसरे को गले लगा रहे हों। लड़का पास आते हुए बोला, आप किससे बात कर रहे हैं? रुको, यानसोंग अचानक तेजी से बोला। उसकी सांसों से यूनिया के चेहरे पर सुगंधित तंबाकू की खुशबू फैल गई। यूनहा दंग रह गई। क्या वह धूम्रपान करता था? वह व्यक्ति अवचेतन रूप से अपने कदम रोककर बुदबुदाया, ये सब गोपनीयता किस बारे में है? फिर भी उसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। अपना सिर घुमाओ, यानसोंग ने फिर ठंडे स्वर में आदेश दिया। सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहने हुए वह लड़का, जो काफी सभ्य लग रहा था, बड़बड़ाया और अपना सिर घुमाया तो उसे अपने सामने खड़ी लंबी और सीधी आकृति की लगभग बिना सिलवट वाली पीठ के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसे लगा जैसे उस पल में उसे एक लड़की की झलक मिल गई हो। यानसोंग कभी भी लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ता था, भले ही उसके सामने अपनी पहचान बताने वाली लड़कियां पूरे स्कूल में ही क्यों न हो। ये वाकई अप्रत्याशित था। सू जून ने उसकी ठुड्डी पर हाथ फेरा। यानसोंग जानबूझकर दृश्य में बाधा डाल रहा था। वह नहीं चाहता था कि वह देखे, जो कि दिलचस्प था। यानसोंग ने यूनिया की ओर देखा। उसकी आंखें भंवर की तरह गहरी थीं, जो किसी की आत्मा को अपनी गहराई में खींच लेती थीं। मुझे दोबारा आपसे टकराने मत देना, वरना। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, लेकिन धमकी पूरी तरह से प्रभावी हो चुकी थी। उसकी आड़ू के फूल जैसी आंखों में एक आकर्षक आकर्षण झलक रहा था, जो आंशिक रूप से क्रूर और आंशिक रूप से अलग थलग था। यूनिया के चकित क्षण में यानसोंग ने अपना हाथ वापस खींच लिया, नीचे देखा और बिल्ली के बच्चे के फर को एक चुटकी दी, उपहास करते हुए कहा, तुम कृतघ्न चीज हो, एक कुत्ते की तरह लू डोंगबिन को काटती हो, एक अच्छे दिल को नहीं पहचानती हो। चलो देखते हैं कि तुम इस महिला के हाथों में कितने दिन जीवित रह सकते हो। बिल्ली के बच्चे ने म्याऊं की और अपना सिर सिकोड़ लिया। वह इतना दुखी था कि बोल नहीं सका। यानसोंग ने नाक भान सिकुड़ी और जाने के लिए मुड़ा। 17 साल का वह लड़का पहले से ही 182 सेंटीमीटर लंबा था, सुडौल और विशाल दिख रहा था। धूप में वह एक युवा पवित्रता और एक युवा पुरुष जैसी स्थिरता बिखेर रहा था, जो अनजाने में दिलों को झकझोर रही थी। यानसोंग ने सूजुन की गर्दन के चारों ओर एक हाथ लपेटा और उसे गली से बाहर ले गया, जिससे सूजुन को पीछे मुड़कर देखने का कोई मौका नहीं मिला और जल्द ही दोनों आकृतियां गली के मुहाने पर गायब हो गईं।
यूनिया ने आह भरी बिल्ली के बच्चे के सिर को छुआ। भाई यान ने मुझे पहचाना नहीं। मुझे राहत भी महसूस हुई और थोड़ी निराशा भी हुई। वह छोटा लड़का जिसके पास एक घमंडी आकर्षण है, वह बहुत बड़ा हो गया है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि मेरी पिछली जिंदगी की यादों में था, सिवाय इसके कि उसका व्यक्तित्व उतना महान नहीं है, लेकिन उसने आपको बचाया। उसका स्वभाव दयालु होना चाहिए। वह मन ही मन बुदबुदाई। बिल्ली का बच्चा चुपचाप उसकी बाहों में लिपटा हुआ था। मैंने उसे मुझे भुलाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अब जब वह सचमुच मुझे भूल गया है तो मुझे दुख हो रहा है। क्या यही एक स्त्री की चंचलता है? वह धीरे से मुस्कुराए, आसमान की ओर देखा और तेज प्रचंड धूप ने उसे घेर लिया। उसकी गहरी आंखों में पानी भरा हुआ था जो विशाल नीले आकाश को प्रतिबिंबित कर रहा था। वह एक श्राप के साथ पैदा हुई थी और स्वर्ग ने उसे पहले ही मृत्युदंड दे दिया था। कुछ विचार जो और भी प्रज्वलित थे उसके तर्क में जंगल की आग की तरह फैल गए। भायाडू ने कहा कि वह स्त्री पुरुष के बीच के दिल के मामलों को नहीं समझती, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वह उसे नहीं जानते। वह पहले नहीं समझती थी, लेकिन जो कुछ उसने सहा है उसके बाद भी अगर उसे अब भी समझ नहीं आती तो उसकी भावनात्मक बुद्धि बहुत कमजोर होगी। वह सूर्य की तरह है जो मेरी दुनिया को रोशन करता है। प्रकाश की खोज करना एक मानवीय प्रवृत्ति है, मैंने भी कल्पना की है। जब उसने बिल्ली के बच्चे के सिर को छुआ तो उसकी आवाज कोमल और धीमी थी, जिसमें गहरी उदासी थी। जब उसने मुझे चूमा तो मेरे अंदर एक आवेग आया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे कसकर पकड़ लिया, कभी न छोड़ने का। लेकिन फिर मैं जाग गई। मैं तो पहले से ही नर्क में हूँ, मैं उसे भी इस नर्क में कैसे घसीट सकती हूँ? वह बाहर की ओर जाते हुए बोल रही थी। किसी भी दृष्टिकोण से यह दृश्य अजीब लग रहा था, जिससे देखने वालों को यह लग सकता था कि लड़की का दिमाग ठीक नहीं है। जब वह घर पहुंची तो आंटी डाई ने यूनिया के कपड़ों पर खून देखा और चौंक गईं। तुम तो ठीक ठाक निकले थे, फिर तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? मुझे डराओ मत। अध्याय 126 094 एक अलग होता है और बड़ा होता है, प्रत्येक अपना आनंद पाता है _4। यूनिया ने बिल्ली के बच्चे को अपनी बाहों में लेकर हिलाया। इसका पैर घायल है, ये सब खून से सना हुआ है। जीडाई को आखिरकार राहत मिली। गंदी छोटी बिल्ली को देखकर उसने अवचेतन रूप से भौहें चढ़ाई। क्या तुमने इसे सड़क के किनारे से उठाया था? यूनिया ने सिर हिलाया, अपने जूते बदले और अंदर जाते हुए उसने आंटी डाई से कहा, कृपया मुझे कुछ अल्कोहल, रुई के फाहे, धुंध और घावों के लिए मरहम ढूंढने में मदद करें। मुझे बिल्ली के बच्चे के घाव का इलाज करना है। जीडाई ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक घरेलू मेडिकल किट लेकर जल्दी से यूनिया से कहा, मुझे ये करने दो। यूनिया ने सीधे मेडिकल किट खोली, अपनी जरूरत की चीजें निकाली, फिर अपने बैग से एक छोटा सा चाकू निकाला। जीडी दंग रह गई जब अगले ही पल उसने देखा कि यूनिया चाकू से बिल्ली के बच्चे के पंजे पर बड़ी ही सफाई से वार कर रही है और तेजी से मांस से कांच का टुकड़ा निकाल रही है, और इस पूरी प्रक्रिया में 3 सेकंड से भी कम समय लगा। बिल्ली के बच्चे की रिफ्लेक्स आग बहुत लंबी थी और उसे प्रतिक्रिया देने में थोड़ा समय लगा। 2 बार म्याऊं म्याऊं करने के बाद वह शांत हो गई। यूनिया ने कुशलता से दवा लगाई और घाव पर पट्टी बांधी। उसके चेहरे की गंभीरता देखकर जीडी आश्चर्य से देखती रह गई। इतनी कम उम्र की महिला में एक अवर्णनीय सौंदर्य था जिसने उसे, एक औरत को भी, लालसा से भर दिया। सब हो गया, अब तुम भीग नहीं सकते, लेकिन तुम पूरी तरह से गंदे हो गए हो, देखने में भी शोभनीय लगता है। ये कहते हुए वह बिल्ली के बच्चे को बाथरूम में ले गया और उसे गीले तौलिए से पोंछ दिया। जल्द ही साफ किए गए बिल्ली के बच्चे ने अपना बर्फ सा सफेद फर दिखाया, एक छोटा और मुलायम गुच्छा जो किसी का भी दिल पिघला सकता था। जीडाई दरवाजे पर खड़ी होकर यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। छोटी मिस बचपन से ही दयालु थी। क्या आप खुद इस बिल्ली की देखभाल करेंगी? आप तो अक्सर इतनी व्यस्त रहती हैं, आपको इसकी देखभाल के लिए कब समय मिलेगा? लेकिन मिस, जब आप इतनी बड़ी थी तो आपने एक फारसी बिल्ली पाली थी और वह 1 साल के अंदर ही मर गई थी। मिस बहुत दिनों तक उदास रहीं। जीडाई ने जिस मिस की बात की थी वह केवल जीलानी ही हो सकती थी। 10 साल बीत चुके थे और यह महिला बिना किसी सुराग के, बिना किसी खबर के इस दुनिया से गायब हो गई थी। यूनिया ने नीचे देखा। मैं इसे कुछ दिनों तक पालूंगा और देखूंगा कि यह कैसा रहता है। इतना कहने के बाद वह बिल्ली के बच्चे को अपने कमरे में ले गया। उसने बिल्ली के बच्चे को खिड़की पर रख दिया जहां से सूरज की रोशनी आ रही थी, और बिल्ली का बच्चा आलसे से जम्हाई ले रहा था, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर रहा था। यूनिया नहाने चली गई, घर के कपड़े पहने और बिस्तर पर सो गई। वह अपने पिछले जीवन के सपने देखने लगी। उसका मन यानसोंग के चेहरे से भरा हुआ था। वह गुस्से से पूछ रहा था कि उसे ऐसा क्यों करना पड़ा। युवक की आंखों में दर्द उसके दिल को गहराई से छेद रहा था। मुझे माफ करना, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, उसने कहा। युवक ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, बहुत बढ़िया। जी यूनिया, मैं, यानसोंग, लानत है, इस जीवन में तुम्हारे द्वारा बर्बाद हो गया हूँ। अगर तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो तो मैं अभी कूद रहा हूँ। स्कूल भवन की छत पर खड़े उस युवक की कर्कश आवाज में दृढ़ संकल्प था। जो आपकी मर्जी, उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया और मुंह मोड़कर चली गई। युवक स्तब्ध रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वह इतनी बेरहम होगी। उसी पल उसने अपने ही दिल के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज सुनी। वह पीछे हटती उसकी ओर चिल्लाया, जी यूनिया, अपने पूर्वजों को भाड़ में जाओ। बोलने के तुरंत बाद उन्होंने कूदने में कोई संकोच नहीं किया। उस छलांग के बाद यानसोंग 1 महीने से ज्यादा समय तक अस्पताल में भर्ती रहा। खुशकिस्मती से वह एक पेड़ पर गिरा, जिससे उसकी नीचे उतरने की गति धीमी हो गई, वरना उसकी मौके पर ही मौत हो जाती। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह बैसाखी का सहारा ले रहा था। उसकी देखभाल चाची जुआंग कर रही थी। उसके होंठ लाल थे, दांत सफेद थे, रंग बहुत अच्छा था और वह थोड़ा मोटा भी हो गया था। उसके सुंदर चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं था और उसने उसे एक शानदार मुस्कान दी, मानो वे अप्रिय घटनाएं कभी घटित ही न हुई हों। जी यूनिया, मैं नहीं मरा, क्या आप निराश हैं? कोई नहीं जानता था कि उस समय वह कितनी राहत महसूस कर रही थी। बेवकूफ लड़की, अगर तुम्हें मेरी परवाह है तो कह दो।
यह मत सोचना कि मुझे नहीं पता कि तुम मुझे देखने चुपके से अस्पताल आए हो। तुम मुझे पसंद करती हो, बस मान लो, उसने उसे चिढ़ाते हुए कहा। हाँ, उसे उसकी परवाह थी, उसे परवाह थी कि वह मरा है या नहीं। शायद उस गिरने से उसे कुछ समझ आ गई होगी। उसके बाद वह और भी ज्यादा लापरवाह हो गया और उसकी पीड़ा से वह लगभग पागल हो गई थी। यहाँ तक कि उसका सामान्य संयम भी लगभग टूट गया था। उसके बाद क्या हुआ? जी यूनिया, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसे याद आया कि वह वर्ष जब जियांगजू में बसंत ऋतु थी, तब आश्चर्यजनक रूप से बर्फ गिर रही थी। दक्षिण में हर कोई बर्फ देखकर खुश था, जबकि वह बर्फ के बीच खड़ी थी। उसका दिल बर्फ की तरह ठंडा था। उसके पूरे शरीर पर कांटे उगाए, जिससे उसके चाहने वाले घायल हो गए और वह स्वयं भी घावों से भर गई। उसके मन में बसी अंतिम यादें उस युवक की चमकती निगाहों और उसकी हताश उग्र चीखों की थीं। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंख के कोने से एक आंसू बह निकला, कुछ कड़वा, कुछ गर्म। कांपती हुई उंगलियों से उसने आंसू पोंछे और उठकर बैठ गई। डूबते सूरज की किरणें खिड़की से छलक रही थीं, अत्यंत चमकदार सोना, समाप्ति की ओर बढ़ रही शाम की उदासी से रंगा हुआ, मानो कोई खिलता हुआ फूल मुरझाने वाला हो, मानो कोई युवा अपनी जवानी पर पछता रहा हो, मानो कोई बूढ़ा व्यक्ति अपने जीवन की संध्या में असहायता और अकेलेपन में डूबा हुआ, ज्वार में डूबा हुआ। अध्याय 127-094 एक अलग होता है और बड़ा होता है, प्रत्येक अपना आनंद पाता है। 5 बिल्ली का बच्चा खिड़की पर निश्चल पड़ा था, अपनी पूंछ को सिकोड़े हुए डूबते सूरज की रोशनी में सुस्ती से सो रहा था, जिसने उसके बर्फ जैसे सफेद फर को सुनहरे रंग में बदल दिया था। वह पूरी दोपहर सोती रही। कुछ देर तक वहां स्तब्ध बैठी रहने के बाद उसने नाइटस्टैंड से अपना मोबाइल फोन उठाया। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब बंद हो गया। उसे चार्ज किया और खिड़की के पास जाकर बिल्ली के बच्चे के सिर को अपने हाथ से धीरे से छू लिया। बिल्ली के बच्चे ने आलस से अपनी पलकें उठाई, उसकी ओर देखा और फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। अब से ये तुम्हारा घर होगा, ठीक है? उसने धीरे से पूछा। उसकी बाहें और आंखें सुनहरे सूर्यास्त के नीचे अविश्वसनीय रूप से कोमल थीं। बिल्ली के बच्चे ने जम्हाई ली। क्या मैं तुम्हें एक नाम दूं? कहते हैं बिल्लियों के 9 जन्म होते हैं, तो क्या मैं तुम्हें आहजीव कहूं? ठीक है। बिल्ली के बच्चे ने 2 बार म्याऊं की और यूनिया धीरे से हंस पड़ी। आहजीव, कितना अच्छा है। म्याऊं म्याऊं के चले जाने के बाद तुम मेरी जगह मेरा साथ दे सकती हो, है ना? आहजीव। बिल्ली का बच्चा ऐसे स्थिर रहा मानो बाहरी दुनिया की कोई भी चीज उसके सोने के इरादे को हिला नहीं सकती। अगर कोई बिल्ली की तरह सादगी से रह पाता तो इतनी परेशानियां न होती। मुझे अपना घाव देखने दो, उसने आहजीव को उठाते हुए कहा और जांचने के लिए उसका पंजा पकड़ लिया। आहजीव ने 2 बार म्याऊं किया और फिर आराम से यूनिया की बाहों में समा गई। तभी जीडाई ने दरवाजे के बाहर से धीमी आवाज में पुकारा, याया, क्या तुम जाग रही हो? यूनिया ने आहजीव को नीचे रखा, उसके बालों को कनपटियों पर सीधा किया और बाहर चली गई। चाची डाई, मैं जाग रही हूँ। मैंने खाना बना लिया है, खाने के लिए नीचे आ जाओ। रात के खाने के बाद यूनिया ने एक छोटे कटोरे में मछली के कुछ टुकड़े उठाए, मछली की हड्डियां साफ की और उसे आहजीव के पास लाने से पहले गर्म पानी से नरम किया। मछली को देखते ही आहजीव की आंखें चमक उठी, उसके पंजे कटोरे को छूने लगे और वह खुशी से खाने लगी। यूनिया ने देखा और मुस्कुराए बिना न रह सकी। उसने सोचा कि कल कुछ बिल्ली का खाना खरीद कर रखूंगी और बालकनी में उसके लिए एक घोंसला बनाऊंगी। खिड़की के बाहर का आकाश धीरे धीरे अंधकार में होता जा रहा था, मानो वह एक अंतहीन खाई हो। दूर स्थित तारे और चंद्रमा अंधकार में मंद प्रकाश बिखेर रहे थे। आहजीव पेट भर खाकर सोने के लिए अपनी जगह पर वापस आ गया। चाची डाई अपने गंदे कपड़े लेने आई और थोड़ी ही देर में चाची डाई के कपड़े धोने की आवाज सुनाई दी। धोते समय वह एक धुन गुनगुना रही थी। उनकी आवाज में जियांगन की महिलाओं की अनोखी कोमल बोली थी, जैसे कि एक पुरानी बढ़िया शराब जो शांत रात में दिल में समा गई हो। यूनिया अपनी मेज पर बैठी काफी देर तक हिचकिचाती रही, फिर नीचे की दराज से एक दवा की शीशी निकाली। उसकी पतली उंगलियों ने बोतल को कसकर पकड़ लिया था, जिससे उसकी उंगलियां सफेद हो गई थीं। उसकी गहरी आंखें धुंधली पीली रोशनी में सोच में डूबी हुई थीं। उसने अपनी आंखें बंद की, ढक्कन खोला और एक कैप्सूल बाहर निकाला। नीले और सफेद कैप्सूल ने उसकी हथेली की कोमलता को और अधिक उजागर कर दिया। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं। वह चुपचाप कैप्सूल को देख रही थी, उसकी आंखों में अप्रत्याशित रोशनी घूम रही थी। अनायास ही उसके मन में एक युवक का चेहरा उभर आया। उसकी दृष्टि अचानक भ्रमित हो गई, मानो वह किसी चौराहे पर खड़ी हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाए। असहायता और भटकाव ने उसे जाल की तरह घेर लिया। वह हमेशा से ही एक तर्कसंगत और शांत व्यक्ति रही हैं, यहाँ तक कि सबसे खतरनाक सर्जरी का सामना करते समय भी, भले ही सफलता की केवल 0.1% संभावना हो, वह उस 0.1% संभावना पर विश्वास करती थी। संकट में भी शांत रहती थी, भयावह रूप से शांत रहती थी। उसके सहायक जैक ने एक बार कहा था, निक्स, तुम ही एकमात्र महिला हो जो मुझे डराती हो। उसने कैप्सूल को अपने हाथ में पकड़ा और उसे अपने मुंह में डाल लिया। उसकी बाहें गहरी सिकुड़ी हुई थी, मानो वह किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रही हो। अचानक वह बाथरूम में भागी, शौचालय से चिपक गई और उल्टी करने लगी। चक्कर आने लगा, पेट में एसिड बढ़ने लगा, उसकी आंखों में आंसू आने लगे। हे हा, जैसी की उम्मीद थी, मैं अभी भी इस बाधा को पार नहीं कर सका हूँ। उसने आईने में अस्त व्यस्त लड़की को देखा, जो एक अंधेरी रात की परी की तरह रहस्यमय और मनमोहक सौंदर्य से युक्त थी। निक्स, ये काम नहीं करेगा। आपकी सबसे बड़ी समस्या आपके अंदर विकसित हुई मनोवैज्ञानिक अस्वीकृति है। शांत होने की कोशिश करें। उन दुखी चीजों के बारे में सोचना बंद करें। निक्स, क्या तुम सचमुच हमेशा ऐसे ही रहना चाहती हो? तुम एक औरत हो, याद रखो कि तुम एक औरत हो। उसने अपनी निगाहें नीची कर ली और धड़ाम से फर्श पर बैठ गई। उसकी पीठ ठंडी टाइलों से टिकी हुई थी। उसने अपने पैरों को कसकर पकड़ रखा था, उसका सिर चुपचाप उसके घुटनों के बीच दबा हुआ था। एक निराशाजनक खामोश मौत। तो ऐसा ही हो, उसने सोचा।
नरक में रहने वाले लोग प्रकाश की लालसा करते हैं, जो कि एक बहुत ही हास्यास्पद धारणा है, क्योंकि प्रकाश आपके सबसे कुरूप और सबसे नीच स्वभाव को उजागर करता है। इसे सूर्य के नीचे उजागर करता है, धीरे धीरे बुरा होकर मृत्यु की ओर ले जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चाचा यान ने युवक को अपनी ओर आते देखा और तुरंत उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। युवा स्वामी, आप वापस आ गए। अध्याय 128 0941 एक अलग होता है और बड़ा होता है, प्रत्येक अपना आनंद पाता है। _6। युवक ने उदासीनता से सिर हिलाया और अपना बैग कंधे पर लटकाए हुए सीढ़ियों से ऊपर की ओर तेजी से बढ़ा। चाचा यान ने उस युवक के लंबे और सीधे शरीर को गायब होते देखा। उसकी आंखें हंसी से लोमड़ी की तरह सिकुड़ गईं। उनके परिवार का सबसे बड़ा युवा मालिक अपनी जवानी में तीसरे युवा मालिक से भी ज्यादा खूबसूरत था। टीएस कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी सारी युवतियां उस पर मोहित हैं। उसके जैसे बूढ़े आदमी का भी मन करता है कि सबसे बड़े युवा मालिक के सूट पैंट के आगे झुक जाए। खांसी, वह अनुचित नहीं हो रहा है, बस अपने सबसे बड़े युवा स्वामी के आकर्षण मूल्य पर आश्चर्यचकित हो रहा है। अंकल यान। उसी समय एक स्पष्ट आवाज गूंजी। अंकल यान ने सिर घुमाया और देखा कि एक नाजुक सा दिखने वाला युवक पीठ पर से लिए अंदर आ रहा है। युवक ने सफेद सूट पहना हुआ था। उसका चेहरा बहुत ही नाजुक शिशु जैसा था, विशेषकर उसकी गोल और चमकदार आंखें जो आत्मा से चमक रही थीं, जिससे सचमुच ऐसे सुंदर और आकर्षक युवक को देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो जाता था। अंकल यान का बूढ़ा चेहरा गुलदाउदी जैसी मुस्कान में खिल उठा। झुर्रियां फैल गईं। ओह मेरे युवा स्वामी, आप लौट आए। आज का प्रदर्शन कैसा रहा? बहुत सफल रहा। युवक मुस्कुराया और सिर हिलाया। आज दर्शकों की संख्या खासी ज्यादा थी। सच कहूं तो पहले तो मैं थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन सब ठीक रहा क्योंकि माँ हर समय मेरे साथ थी। बाद में जब मैं मंच पर गया तो मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई। तभी जून जियोए और यान नानमो बाहर से अंदर आए। अंकल यान मुस्कुराए। सर, मैडम। युवक ने ऊपर की ओर देखा। क्या भाई वापस आ गया? अंकल यान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी लौटा हूँ, वह अब ऊपर है। यान के तुरंत ऊपर की ओर भागा, जैसे कोई पक्षी उड़ रहा हो। मैं अपने भाई के साथ अपनी खुशी साझा करने जा रहा हूँ। जुआंग जियुए ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। ये बच्चा बंदर की तरह उछल कूद कर रहा है। यान नानमो ने भौहें चढ़ाई। 40 साल की उम्र में भी वह आदमी 30 से थोड़ा ज्यादा का ही लग रहा था, सुंदर और शालीन, लंबे समय तक ऊंचे पद पर रहने से मिलने वाले अधिकार की भावना के साथ। फिर भी थोड़ी छिपी हुई आड़ू के फूल जैसी आंखें उसमें एक अनोखा आकर्षण जोड़ रही थी, जिससे उसका आकर्षण बेजोड़ हो गया था। उसके बगल में बैठी महिला ने पानी जैसे नीले रंग की कढ़ाई वाली चौंगसम पहनी हुई थी। बैंगनी रंग का ओवरकोट ओढ़ा हुआ था। उसके काले बाल पीछे की ओर बंधे हुए थे। वह गर्म और सुंदर, सुरुचिपूर्ण और गरिमामयी लग रही थी। समय के साथ गढ़ी गई, वह और भी अलौकिक और आकर्षक लग रही थी। ये सब इसलिए है क्योंकि आप उसे बहुत ज्यादा बिगाड़ देते हैं। एक प्यार करने वाली माँ अक्सर अपने बेटे को बर्बाद कर देती है। हम जून जियुए ने उसे तिरछी नजर से देखा। गेगे अब सेलो लेवल 16 परफॉर्मर है। मुझे ऐसा बेटा पाकर बहुत गर्व है। उसे थोड़ा और लाड़ प्यार करने में क्या हर्ज है? और यान सोंग का क्या? उस लड़के को देखो, दूसरे बेटे से 2 साल बड़ा है। उसे तो बस दिन भर गेम खेलना आता है। कॉलेज की प्रवेश परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं और लगता है वो ज्यादा पढ़ने की जहमत ही नहीं उठाता। जून जियुए और भी गर्व से भर गया। हमारे आसोंग ने पिछले साल बास्केटबॉल क्लब को नेशनल यूनिवर्सिटी लीग चैंपियनशिप जिताई थी और सीसीटीवी स्पोर्ट्स चैनल ने भी इसकी खबर दी थी। और आसोंग अपनी परीक्षा में कब प्रथम नहीं आया? वह तो गणित प्रतियोगिता में दूसरे स्थान की ट्रॉफी भी लेकर आया था। लड़कों का खेल खेलना पसंद करना स्वाभाविक है और इसके अलावा आसोंग कितना सुंदर है। अब नेटिजन्स उसे राष्ट्रीय पुरुष देवता मानते हैं। वह आपसे कई गुना बेहतर है। पापा, क्या अब भी आप में उसके बारे में बात करने की हिम्मत है? यान नानमो उससे बहस करने में असमर्थ हो गया और अध्ययन कक्ष की ओर मुड़ गया। अंकल यान ने तब कहा, मैडम, सर, यू परिवार ने आपको मिस यू की 18वीं जन्मदिन पार्टी में आमंत्रित करते हुए एक निमंत्रण भेजा है। यान नानमो अपनी चाल में रुक गया। जुआंग जियुए का चेहरा, जो मुस्कुराहट से भरा था, अंकल यान की बातें सुनकर तुरंत उदास हो गया। हम नहीं जा रहे हैं। और यह कहकर वे ऊपर की ओर चले गए। यान नानमो ने आह भरी और अंकल यान की ओर देखा। उपहार तैयार करो और किसी को उस दिन इसे पहुंचाने के लिए कहो। अंकल यान ने आदरपूर्वक अपना सिर झुकाया। समझ गया भाई, मैं वापस आ गया हूँ। जैसे ही यानके ने दरवाजा खोला, एक किताब अचानक उसकी ओर उछली, साथ में एक युवक की ठंडी आवाज भी थी। भाड़ में जाओ। यानके जल्दी से एक तरफ हट गया और किताब एक हल्की आवाज के साथ फर्श पर गिर पड़ी। किताब उठाने के लिए नीचे झुकते हुए यानके ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। भाई, तुम्हें फिर किसने परेशान कर दिया? इतना गुस्सा क्यों? यान के अंदर आया तो उसने देखा कि एक युवक अपनी मेज पर बैठा कागज पर कुछ बना रहा है। यान के पास पहुंचा तो उस युवक ने झट से नोटबुक बंद की और उसे बेतरतीब ढंग से दराज में ठूंस दिया। यान के ने अपनी नजरें हटाते हुए धीरे से कहा, सच में भाई, क्या हुआ? यान सोंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसके चारों ओर का वातावरण भारी हो गया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि जो भी उसके रास्ते में आएगा वह बदकिस्मत होगा। मैंने कहा बाहर निकल जाओ। यान के, मानो उसने कुछ भी न सुना हो, उसके पास कुर्सी पर बैठ गया और कमरे में चारों ओर देखने लगा। आश्चर्यजनक रूप से साफ सुथरा, कहीं भी धूल का एक कण नहीं। सफेद चादरें और बेड कवर, सफेद दीवारें, सफेद डेस्क और किताबों की अलमारियां, सब कुछ सफेद रंग में नहाया हुआ, बिल्कुल चकाचौंध कर देने वाला। उसका भाई बचपन से ही जहरीले रोगाणुओं से डरता था, लगभग जुनून की हद तक, और वह किसी को भी अपनी चीजें छूने नहीं देता था, वरना वह गुस्से से आग बबूला हो सकता था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसके भाई की हालत और बिगड़ती गई। वह नौकरों को अपने कपड़े कभी नहीं छूने देता था, बल्कि उन्हें किसी पेशेवर लॉन्ड्री में भेज देता था। उसके खाने पीने के बर्तन अलग रखे जाते थे और हर बार इस्तेमाल के बाद उन्हें कीटाणुरहित करना पड़ता था।
खाने के समय वह कभी भी किसी और की चॉपस्टिक के संपर्क में आए खाने को नहीं छूता था। ऐसी ही कई और अजीबोगरीब आदतें थीं जिनकी गिनती करना मुश्किल है। अध्याय 129 094 एक अलग होता है और बड़ा होता है, प्रत्येक अपना आनंद पाता है अंडरस्कोर 7। ऐसे जीते जीते थक नहीं जाते तुम्हें देखकर ही थकान महसूस होती है। एक बार उसने अपने भाई को किसी मनोवैज्ञानिक से मिलने की सलाह दी, ये कहते हुए कि जरूर कोई मनोवैज्ञानिक समस्या है, लेकिन इसकी वजह से उसके भाई ने उसे पीटा। उसके बाद उसने कभी इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब जब वे बड़े हो गए थे तो उसका भाई उसे यूं ही मारने की हिम्मत नहीं करता था। वह समझदार भी हो गया था, उसे अच्छी तरह पता था कि वह कितना बर्दाश्त कर सकता है, इसलिए वह हमेशा अपने भाई की हद से बचकर रहता था। हालांकि 2 साल पहले उसे अपने भाई का एक रहस्य पता चला। ये सोचते ही यानके की आंखों में शरारत भरी चमक आ गई। भाई, क्या तुम्हारी जेब खर्च कम पड़ रही है? क्या तुम्हें मेरी थोड़ी मदद की जरूरत है? मैंने अपने हालिया प्रदर्शन से काफी कमाई की है। यानके ने आंखें झपकाईं, वह बहुत प्यारा लग रहा था। यानसोंग ने उसे घूरा, उसकी गहरी आंखें प्राचीन कुओं की तरह शांत और गहरी थीं, जिससे यानके सहज रूप से चौंक गया। हे, मुझे पता था कि ऐसा नहीं होगा, तुम्हें हर साल मोटी छात्रवृत्ति मिलती है, मुझसे कहीं ज्यादा। उसकी नजरें इधर उधर घूमी और अचानक उसने पूछा, क्या ये किसी लड़की की वजह से है? उसने अपने भाई की आंखों में आई उस लहर को नजरअंदाज नहीं किया, ये सोचकर कि यह वास्तव में एक लड़की के बारे में था। यानके ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, भाई, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? यानसोंग ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, उसकी ठंडी आवाज चेतावनी दे रही थी, अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं तुम्हारी जीभ फाड़ दूंगा। यानके ने मजाकिया लहजे में अपनी जीभ बाहर निकाली, लगता है मैंने सही अनुमान लगाया, बड़े भाई को सचमुच एक लड़की पसंद है। जब यानसोंग की जानलेवा निगाहें उसकी ओर मुड़ी तो यानके अचानक उछल पड़ा, हंसते हुए बोला, मुझे अनुमान लगाने दो कि यह कौन हो सकता है। ये शियाओ सॉन्ग येरेन, या शायद कांग जिनिक्सियन। यानसोंग की भौहें गहरी होती देख यानके ने हंसते हुए कहा, नहीं, इनमें से कोई भी लड़की भाई के लिए अच्छी नहीं है, क्या आप सहमत नहीं हैं? यानसोंग ने ऐसे कहा जैसे कह रहा हो, कम से कम बच्चे में कुछ समझ तो है। यानके ने अचानक विषय बदल दिया, एक रात जब मैं पेशाब करने के लिए उठा तो मुझे लगता है कि मैंने भाई को नींद में किसी का नाम पुकारते सुना था। यानसोंग अकड़ गया और फिर उसका रंग तेजी से काला पड़ गया, उसकी आंखों में जानलेवा इरादे चमकने लगे। यानसोंग की उदासी से बेखबर यानके ने आगे कहा, भाई, आपने कहा था कि उस व्यक्ति पर आपका कुछ कर्ज है और अगर वह उसे वापस नहीं करती है तो आप उसे नहीं छोड़ेंगे, भले ही आप भूत बन जाएं। यानके ने शरारत भरी निगाहों से देखा, भाई, तुम्हें क्या लगता है वह कौन हो सकती है? यानसोंग के चेहरे पर एक ठंडी भंगिमा उभर आई, क्या तुम्हारा काम हो गया? अगर हो गया है तो बाहर निकल जाओ। यानके ने हंसते हुए कहा, भाई, तुम तो पहले से ही 17 साल के हो। किसी लड़की को पसंद करना बिल्कुल सामान्य बात है। वह जो चीज तुम्हें दे रही है वह स्पष्ट रूप से तुम्हारा दिल है, क्योंकि उसने उसे चुरा लिया है। अचानक किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिए जाने की तरह यानसोंग उछल पड़ा, उसके लंबे कद की भारी उपस्थिति से यानके अनजाने में सिहर उठा। उसने उसकी नस पर चोट कर दी थी और उसका भाई फटने ही वाला था। अगर उसे पता होता तो वह बाघ को नहीं छेड़ता। यानके को इस बात का पछतावा था, उसका भाई गुस्से में आकर उसे बुरी तरह पीटता था और अपनी मां से बचाने के लिए गिड़गिड़ाता था। यानसोंग ने उसे कॉलर से ऐसे पकड़ा जैसे कोई चील किसी चूजे को छीनती है और उसे दरवाजा बाहर फेंक दिया, जो एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया और उसने ताला बंद होने की आवाज भी सुनी। यानसोंग बिस्तर पर गिर पड़ा, उसने अपना सिर तकिए में दबा लिया और अपने बालों को बेतरतीब ढंग से मुट्ठी में पकड़ लिया। जब वह बिस्तर पर करवटें बदल रहा था तो उसके दिमाग में उसके भाई के शब्द गूंज रहे थे। उस रात यानसोंग ने एक सपना देखा, सबसे पहले यह एक छोटी लड़की की मधुर मुस्कान थी, भाई यान। फिर वह एक युवा महिला के सौम्य और अत्यंत सुंदर चेहरे में बदल गया जो उसके कान के पास फुसफुसा रही थी, मुझे बताओ, क्या मैं पागल हूं या सिर्फ विकृत हूं? वह मनमोहक सौम्य व्यवहार परम आकर्षण से मिश्रित होकर उसके हृदय में धागों की तरह गुंथ गया। उसने उसकी खुशबू सूंघी, एक मनमोहक खुशबू। अगली सुबह वह एक क्षण के लिए हिचकिचाया, सहज रूप से अपने नीचे हाथ डाला और जल्द ही उसका सुंदर चेहरा पके बैंगन की तरह लाल हो गया। हड़बड़ाहट में उसने चादरों को समेटकर एक गोला बनाया और कूड़ेदान में डाल दिया। कुछ देर सोचने के बाद उसने उन्हें बाहर निकाला और अपने बैग में ठूंस लिया और घर से निकलते समय उन्हें बाहर कूड़ेदान में डालने की योजना बनाई। नाश्ते के दौरान उसका ध्यान कहीं और ही लगा रहा और जुआंग शियुए ने सोचा कि शायद वह बीमार है, इसलिए चिंतित होकर उसने उसका तापमान जांचने के लिए उसके माथे को छूने का प्रयास किया। यानसोंग ने अचानक उसका हाथ झटक दिया, अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी, अपना बैग कंधे पर डाला और चला गया। मेरा पेट भर गया है, अब मैं स्कूल जा रहा हूँ। जुआंग शियुए ने रुककर असहायता से अपना सिर हिलाया, ये बच्चा जितना बड़ा होता जा रहा है उतना ही अधिक अजीब होता जा रहा है। यानके ने अपनी चॉपस्टिक काटी और अचानक बोला, शायद भाई के दिमाग में कुछ चल रहा है। आमतौर पर यानसोंग स्कूल साइकिल से जाता था, लेकिन आज उसने जानबूझकर कचरा निपटान केंद्र तक लंबा रास्ता तय किया। एक पैर जमीन पर रखते हुए उसने अपने बैग से काले प्लास्टिक बैग में लिपटी चादरें निकाली और उन्हें हवा में उछाल दिया, जिससे एक ऐसा परवलयिक प्रक्षेपवक्र बना कि वे कचरे के ढेर में समा गईं। यानसोंग ने राहत की सांस ली, उसके चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान तैर गई। अचानक उसने जमीन से धक्का दिया और उसकी साइकिल तेजी से भाग गई। उसका लंबा जवान शरीर सुबह की रोशनी में हवा के झोंके की तरह उड़ता हुआ दिखाई दिया। यान के निवास पर नाश्ते के बाद तथा मेजबानों के काम और स्कूल चले जाने के बाद नियमित सफाई शुरू हुई। सबसे बड़े बेटे के कमरे की सफाई करते समय अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता थी, कोई गलती नहीं हो सकती थी और इस वजह से जुआंग जियू ने पहले ही कई सफाई कर्मियों को बदल दिया था। अब 40 साल की उम्र पार कर चुकी दुबली पतली और लंबे चेहरे वाली आंटी लिन चतुर और चौकस थीं।
जूंग शियुए उनसे बहुत संतुष्ट था क्योंकि आंटी लिन ने यान निवास में पूरे 3 साल काम किया था। जूंग जियू लिविंग रूम में बैठकर चाय पी रही थी, तभी आंटी लिन जल्दी से नीचे आई और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। जुआंग जियुए पहले तो आश्चर्यचकित हुआ और फिर हल्के से मुस्कुराया। आसोम बड़ा हो गया है, वह अब एक आदमी है। आंटी लिन मुस्कुराई, वाकई सबसे बड़ा मालिक शर्मिला है, उसे डर है कि हमें पता चल जाएगा और हम उस पर हंसेंगे। उसने जल्दी ही चादर उतार दी और पता नहीं उसने उसे कहाँ छिपा दिया। मैंने हर जगह ढूंढा पर वह नहीं मिली। वह देखने में भले ही शांत लगता हो पर असल में वह बहुत शर्मिला है। जूंग जियुए को जैसे कुछ याद आ गया हो, उसने खिलखिलाकर सिर हिलाया। मुझे लगा था कि आज सुबह वह थोड़ा परेशान होगा और उसे चिंता होगी कि कहीं वह बीमार तो नहीं है, ये बच्चा। लेकिन मैंने देखा कि उसका बैग फूला हुआ था और मुझे लगा कि वह अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर हो रहा है। पता चला कि उसने चादर उसमें छिपा दी थी। मैं उसकी माँ हूँ, मैं उस पर कैसे हंस सकती हूँ। सबसे बड़े युवा मालिक की चमड़ी पतली है, चलो ऐसा दिखावा करते हैं कि हमें नहीं पता, चाची लिन ने याद दिलाया। जुआंग शियुए ने सिर हिलाया, अगर वह इसे गुप्त रखने पर रहा है तो इसे उजागर करना हमारे लिए बहुत शर्मनाक होगा। आंटी लिन ने जूंग जियू के सुंदर और आकर्षक चेहरे को देखा और मन ही मना भरी। लगभग 40 साल की, फिर भी वह एक आकर्षक युवती लग रही थी। एक प्यार करने वाला पति, 2 बेटे जो एक दूसरे से अधिक पुत्रवत और उत्कृष्ट थे, ऐसी महिला वास्तव में जीवन में एक विजेता थी। लेकिन इस लेडी यान में धनी महिलाओं जैसा अहंकार नहीं था, वह हमेशा नौकरों के प्रति भी दयालु रहती थी। वास्तव में वह एक विद्वान परिवार में पली बड़ी महिला थी। ऐसे परिवार में विवाह करने वाली भावी बहुओं को निश्चित रूप से 8 जन्मों का सौभाग्य प्राप्त होता है। आंटी लिन कुछ सोच ही रही थी कि तभी उन्होंने देखा कि जूंग शियुए ने एक हल्की सी आह भरी, कुछ उदास सी। उस महिला को इस तरह देखना दुर्लभ था और आंटी लिन खुद को रोक नहीं पाई और पूछा, मैडम क्या आपको कोई परेशानी है। जुआंग शियुए ने अपना सिर हिलाया, कुछ खास नहीं, बस अतीत के किसी व्यक्ति के बारे में सोच रही थी। जूंग जियुए के विवेक को देखते हुए चाची लिन ने बुद्धिमानी से आगे पूछताछ नहीं की। जुआंग शियुए की निगाहें खिड़की पर चली गईं। वह बगीचे की ओर देख रही थी जहां रंग बिरंगे फूलों के बीच तितलियां मंडरा रही थीं। उसकी आंखें दूर हो गईं। 2 दिनों में यून परिवार की दत्तक पुत्री का वयस्क होने का उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें कई गणमान्य अतिथि शामिल होंगे। लेकिन यून या का क्या, वह वाकई यून परिवार की असली युवती थी, फिर भी वह 10 साल तक बिना किसी निशान के गायब रही। 10 सालों तक हर कोई उस लड़की के अस्तित्व को भूल चुका था। ये भूल चुका था कि वह कितनी अद्भुत प्रतिभा थी। समय की धारा ने उसकी उपस्थिति का हर निशान बेरहमी से मिटा दिया था। अब हर किसी को केवल यू परिवार की दत्तक पुत्री कांगजिनिक से याद थी, जो आज्ञाकारी और पुत्रवत थी, उत्तम और सुंदर थी, वास्तव में महान गुण और परिष्कार की युवती थी। अध्याय 130:095 भावुक किशोरी असली राजकुमारी। 2 दिन बाद निदेशक सू एक बैठक में भाग लेने के बाद पड़ोसी प्रांत से लौटे। फोन पर निदेशक झाओ के साथ स्थान तय करने के बाद यूनिया टैक्सी लेकर सीधे गंतव्य स्थान पर पहुंची, जो जियांगजोउ में एक प्रसिद्ध सिचुआन भोजनालय था। जब उसने दस्तक दी और अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि 50 साल का एक आदमी, जो सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहने हुए था और सौम्य व परिष्कृत स्वभाव का था, मुख्य सीट पर बैठा था। यूनिया ने खुद को संभाला और सोचा कि यह जरूर डायरेक्टर सू जियुआन होगा। उनके बगल में निदेशक गाओ बैठे थे और उनके अलावा निजी कमरे में कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। यूनिया को देखकर निदेशक झाओ तुरंत अपनी सीट से उठ खड़े हुए और उत्सुकता से उनका अभिवादन करने के लिए आगे आए। डॉक्टर निक्स, आप अंततः ही गए। डॉक्टर निक्स, सू जियुआन की आंखों में आश्चर्य की एक चमक दौड़ गई। उन्होंने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि असली डॉक्टर निक्स इतने युवा होंगे, बिल्कुल एक हाई स्कूल के छात्र की तरह दिखेंगे। डॉक्टर निक्स की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी प्रतिष्ठा थी। उनके हाथों कोई भी सर्जरी कभी असफल नहीं होती थी। अगर किसी सर्जरी में सिर्फ 5% भी जोखिम होता तो उनके हाथों में वह जादू में बदल जाती और बस आश्चर्य ही होता। कहा जाता था कि उनकी कुशलता अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच गई थी। हालांकि वह हमेशा से रहस्यमयी रही थी और बाहरी दुनिया को यह भी नहीं पता था कि वह पुरुष है या महिला। उन्हें तो यहाँ तक शक था कि ऐसा कोई व्यक्ति होता ही नहीं, बल्कि बस दूसरों ने उसे गढ़ा है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी छोटी लड़की होगी और एक पल के लिए सू जियुआन कुछ हद तक हैरान रह गया। निदेशक झाओ ने उनका परिचय कराया, डॉक्टर निक्स, मैं निदेशक सू हूँ। निदेशक महोदय, ये वही डॉक्टर निक्स है जिनका मैंने आपसे उल्लेख किया था। निर्देशक सू को कुछ हतप्रभ देखकर निर्देशक झाओ ने जल्दी से उन्हें फुसफुसाते हुए याद दिलाया, जिससे निर्देशक सू अचानक एक अजीब सी मुस्कान के साथ होश में आए और वह जी यूनिया से हाथ मिलाने के लिए खड़े हो गए। डॉक्टर निक्स, मैंने आपकी महान प्रतिष्ठा के बारे में बहुत समय से सुना है। जी यूनिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, निर्देशक सू मेरी चापलूसी करते हैं। तीनों के बैठ जाने के बाद निर्देशक सू ने अपने सामने बैठी लड़की की ओर देखा। वह सुंदर और शालीन थी, उसकी हर हरकत एक ताजा कुलीनता बिखेर रही थी, मानो कोई महल में रहने वाली राजकुमारी हो, बिल्कुल भी ऑपरेशन टेबल पर जूझ रहे किसी सर्जन जैसी नहीं। क्या आप सचमुच डॉक्टर निक्स हैं? निर्देशक सू ने फिर अनिश्चितता से पूछा। उनकी कल्पना में डॉक्टर निक्स या तो एक परिपक्व और स्थिर अधेड़ उम्र के पुरुष होने चाहिए थे या 40 साल की एक निर्णायक महिला, कतई नहीं कि हाई स्कूल की छात्रा जैसी दिखने वाली कोई युवती। इस अत्यधिक विरोधाभास के कारण उनके लिए इस पर विश्वास करना कठिन हो गया। लड़की केवल धीरे से मुस्कुराई, उसकी उज्ज्वल और कोमल मुस्कान आश्वस्त करने वाली थी, वास्तविक और निष्कपट। उसकी स्पष्ट आंखों ने उसकी ओर देखा और एक गंभीर अभिव्यक्ति व्यक्त की, यदि केवल उम्र ही मेरे प्रयासों को नकार सकती है तो यह अनुचित होगा, क्या आपको नहीं लगता? निर्देशक सू। निर्देशक सू एक क्षण के लिए अचंभित रह गए, फिर जोर से हंस पड़े, मैं सच ही था। यूनिया को फिर से देखते हुए उसकी आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। प्रभावशाली, युवा और प्रसिद्ध, एक चिकित्सा प्रतिभा।
अगर आप हमारे अस्पताल में शामिल होती तो हम शायद आपकी प्रतिभा के लायक नहीं होते। यूनिया मुस्कुराई, यह मेरी अपनी पसंद थी। निर्देशक सू ने भौहें चढ़ाईं। ओह, अगर मैं इतना साहस कर सकूं तो पूछूंगा कि क्या डॉक्टर निक्स जियांग जो से हैं? हाँ, यह मेरा गृहनगर है जहां मैं पैदा हुआ और पला बड़ा। समझते हुए निदेशक सू मुस्कुराए। कोई आश्चर्य नहीं कि आपकी जियांग जो बोली इतनी धारा प्रवाह है। लेकिन क्या मैं डॉक्टर निक्स का असली नाम जान सकता हूँ? यूनिया ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरा अंतिम नाम जी है। उपनाम जी? यह उपनाम वाकई बहुत दुर्लभ है। हालांकि जियांग जहो में जी उपनाम वाला एक जाना माना परिवार है, लेकिन यह संयोग नहीं हो सकता। निर्देशक सू की नजर उसके चेहरे पर टिकी रही और जैसा कि हुआ उन्हें कुछ आभास जरूर हुआ। अंदर से हैरान और अनिश्चित, फिर भी उन्होंने अपना भाव संयमित रखा और हल्के से हंसे। तुम्हें वापस पाकर अच्छा लगा। अस्पताल में तुम अपना पुराना पेशा जारी रखोगी। हालांकि सुविधाएं और वेतन विदेशियों के बराबर नहीं होंगे, लेकिन निश्चिंत रहो, हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। निदेशक सू ने निदेशक जाओ की ओर देखा, जो तुरंत उठे और यूनिया को एक लिफाफा दिया। डॉक्टर निक्स, हम समझते हैं कि आप अभी अभी देश लौटे हैं और शायद आपने कुछ भी तैयार नहीं किया है। हमारा अस्पताल प्रतिभा को महत्व देता है और हमने आपके लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। जोंगजोऊ गार्डन में एक 2 बेडरूम का अपार्टमेंट और एक चेरी क्यू कार। इनकी कीमत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये हमारे अस्पताल की ईमानदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। कृपया इन्हें स्वीकार करें। डॉक्टर निक्स, लिफाफे को देखे बिना ही यूनिया ने अपना सिर हिलाया। मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? निदेशक सू ने चाय की चुस्की ली और कहा, कृपया इन्हें ले जाए। डॉक्टर निक्स, देश लौटने पर आपने शायद कुछ भी तैयार नहीं किया होगा और इस तरह आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। जब बात इस बिंदु पर आ गई तो यूनिया के लिए आगे मना करना मुश्किल हो गया और उसने चुपचाप सिर हिला दिया। तभी एक और व्यक्ति आ पहुंचा। अंदर आते ही उसने पहले यूनिया की तरफ देखा, फिर निर्देशक सू की तरफ इशारा किया, जिन्होंने हंसते हुए कहा, बूढ़े पेई, आज तुम काफी देर से आए हो, तुम्हें 3 ड्रिंक्स पेनल्टी में देनी होंगी। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।